लियो गोंगचा हल्का सा पसीना पोंछते हुए बोला, जो तुमने कहा वो भी सही है, लेकिन सूपिंग बाहर से कैप्टन से बात कर रहा था और अंदर अपने दिल में सोच रहा था, मैं सच में उस क्रैक में जाकर सच्चाई देखना चाहता हूँ। इस घने फॉरेस्ट में न जाने कितने रेड स्किन्ड मंकीज छिपे हैं। मामला बहुत सस्पिशियस है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगले ही पल सूपिंग के पेट्स के 2 साए आसमान में गायब हो गए। मंकीज अभी भी उसी दिशा में देख रहे थे जहां वो गए थे। सुबह की हल्की रोशनी होते ही वे बेस लौट आए। बाइलो और बाकी लोग सुबह से वहीं इंतजार कर रहे थे। एक आदमी बोला, वे लौट आए, लेकिन मुझे सिर्फ 3 लोगों की ऑरा महसूस हो रही है। क्या वही हुआ जो हमने सोचा था? हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट उनके सामने मैदान में उतर गया। ऊपर हवा में गोल्डन ड्रैगन अभी भी मंडरा रहा था। सूपिंग और लिटिल स्केलेटन का इंतजार करते हुए जैसे ही लोगों ने देखा कि ड्रैगन बीस्ट ने लियू गोंगचा और यिंजी को पकड़ रखा है, सब घबरा गए। कैप्टन लू और यिंजी घायल हैं। लेजेंडरी सूपिंग जल्दी अपने पेट को कहो छोड़ दे। भीड़ शोर कर रही थी। तभी सूपिंग उतरा। उसने समनिंग स्पेस खोला, गोल्डन ड्रैगन और लिटिल स्केलेटन को वापस लिया। फिर बोला, दोनों के लिए अलग हॉस्पिटल रूम तैयार करो। रैंक 9 से ऊपर के गार्ड्स लगाओ। मेरी अनुमति के बिना इन्हें बाहर किसी से कांटेक्ट नहीं करने देना, और साथ ही इनकी कल्टीवेशन सील कर दो। ये सुनकर यिंजी और कैप्टन दोनों के मुंह खुल गए। बाइलो शांत आवाज में बोला, मतलब तुम इन्हें इम्प्रिजन करना चाहते हो? भीड़ में हड़कंप मच गया। ऐसा ट्रीटमेंट तो सिर्फ डेंजरस क्रिमिनल्स को मिलता है। कैप्टन लियू और यिंजी 15 साल से सोल्जर्स थे, काउंटलेस अचीवमेंट्स वाले पेट वॉरियर्स। उन्होंने कौन सा क्राइम किया? लियू गोंगचा का चेहरा कांपने लगा। भाई सूपिंग, मैंने मिशन में तुम्हारा विरोध किया था, लेकिन प्राइवेट रिवेंज के लिए पब्लिक पावर इस्तेमाल करोगे इतना तो नहीं सोचा था। यिंजी दर्द भरे चेहरे के साथ बोली, सीनियर सूपिंग, गलती मेरी है। मैंने बिना अनुमति एक्शन लिया। मिशन फेल हुआ। मैं पनिशमेंट स्वीकार करती हूँ। सूपिंग चुप रहा। बाकी लोग दोनों के पक्ष में बोलने लगे। अगर आप साबित नहीं कर सकते कि इन्होंने टीम को नुकसान पहुंचाया तो कोई नहीं मानेगा। सूपिंग का चेहरा सख्त हो गया। मेरे पास अभी सॉलिड एविडेंस नहीं है, लेकिन इस बार का एनिमी बेहद खतरनाक है। एक भी गलती नहीं हो सकती। मुझ पर भरोसा करो। मुझे थोड़ा समय दो। भीड़ चुप हो गई। पीछे खड़े बाइलो ने आंखें बंद कर आह भरी। जैसा वह कहता है वैसा करो। कई लोग असंतुष्ट थे, पर आदेश मानना पड़ा। कुछ देर बाद बाइलो एक प्राइवेट रूम में खड़ा था। लियो गोंगचा और यिंजी को तुम्हारे कहे अनुसार अरेंज कर दिया गया है। मेरे कमांड के लोग तुम्हारी तरह फ्री नहीं हैं। अब बताओ, इस पायनियरिंग मिशन में आखिर हुआ क्या था? सूपिंग ने तुरंत मना कर दिया। मैं अभी तक तुम्हारे कमांड के नीचे ज्वाइन होने के लिए अग्री नहीं हुआ हूँ, तुम बूढ़े फॉग। बोलते हुए सूपिंग ने अपना स्टोरेज स्पेस खोला और खून से सने आर्मर्स बाहर निकाल दिए। ये ऑपरेशन शायद पहली बार है जब एसोसिएशन ने अपने डायरेक्ट पेट वॉरियर्स भेजे हैं। सही। यह सुनकर वह अनजाने में चौंक गया, क्योंकि सच में यिंजी और हान लांग पहली बार भेजे गए थे। सूपिंग ने दोनों चेस्ट आर्मर उसके सामने रखे। ये तुम्हारे पेट वॉरियर्स का स्पेशली मेड चेस्ट आर्मर है ना? फिर बोला, मैंने अपनी आंखों से यिंजी और हान लांग को उन रेड स्किन्ड मंकीज द्वारा खाया जाते देखा। उनके चेस्ट आर्मर चबाए गए थे। स्वाद नहीं आया इसलिए छोड़ दिए। सिर्फ उनका फ्लैश और बोन्स। उसी समय दूसरे रूम में यिंजी को हॉस्पिटल बेड पर बांधकर रखा गया था। उसकी कल्टीवेशन सील थी। सूपिंग आगे बोला, मुझे शक है हॉस्पिटल रूम में बंद जो यिंजी दिख रही है वो इम्पोस्टर है। इस पायनियरिंग मिशन में सच में कोई अजीब डेविल शामिल है। तभी ब्लैक क्लोक पहने एक सबऑर्डिनेट भागता हुआ आया और घुटने पर बैठ गया। रिपोर्ट, अर्जेंट न्यूज। कई बेस एरियाज की पायनियरिंग टीम्स एनर्जी क्रिस्टल की खबर लेकर लौटी हैं। अब बड़े बेस एरियाज और टीम्स माइनिंग के लिए भेज रहे हैं। अफवाह फैल चुकी है। लोग मरने तक के रिस्क ले रहे हैं। बाइलो और सूपिंग दोनों के माथे पर पसीना आ गया। मामला संभालना मुश्किल होगा। ह्यूमन लैंग्वेज बोलने वाले बीस्ट्स और मरे हुए लोगों की कॉपीज। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। स्टारी स्काई क्रैक और क्रिस्टल मिनरल की खबर मिलते ही दोनों सन्न रह गए। स्थिति गंभीर थी, इसलिए दोनों अपने अपने तरीके से संभालने चले गए। बाहर शहर में माहौल गर्म था। ऐसे क्रिस्टल की चर्चा जो पेट्स को इंस्टेंट इवॉल्व कर सकता है, पेट वॉरियर्स को तेजी से स्ट्रांग बना सकता है। शहर में 2 वॉर पेट्स लड़ रहे थे। दूर से 2 लायंस जैसे टकरा रहे थे। साइज और बॉडी एक जैसी, लेकिन 1 सेकंड में ही एक दूसरे को जमीन पर दबा देता है। पास जाकर फर्क साफ दिखा। जीतने वाले के शरीर में एनर्जी बह रही थी। उसकी स्ट्रेंथ अनमैच थी। एक आदमी हैरान होकर पूछ बैठा, पहले तो दोनों बराबर थे, अब इतना फर्क कैसे? ओनर मुस्कुराया, जेब से बड़ा क्रिस्टल निकाला। सब इसका कमाल है। ये स्टारी स्काई क्रैक से मिला मिनरल है। इसे खाने के बाद पेट हो या इंसान, कॉम्बैट पावर परमानेंटली बढ़ जाती है। यह सुनते ही वहां रेसलिंग देख रहे सभी लोग हंगामा करने लगे। ये मिनरल तो बहुत ही मैजिकल है। पैसा दूंगा, जल्दी बताओ स्टारी स्काई क्रैक कहाँ है? कोई और बोला, मिनरल माइन करने चलोगे? साथ चलते हैं। एक यूथ उत्साह में बोल पड़ा, मुझे भी काउंट करो। उसकी गर्लफ्रेंड बगल से बोली, सच में जाना चाहते हो?
उस न्यूली अपीयर्ड स्टारी स्काई क्रैक में क्या खतरनाक चीजें छिपी हैं कोई नहीं जानता। लड़की समझदार थी लेकिन उसका दोस्त नहीं माना। कॉफिन देखे बिना रोने वाला नहीं था। वह जोर से बोला, तुम देख नहीं रही, इतना छोटा स्टोन इतना कॉम्बैट पावर बढ़ा रहा है। मैं कई सालों से रैंक 6 पर अटका हूँ। कोई टीम मुझे रिक्रूट नहीं करती। कल्टीवेशन बढ़ाने वाले ट्रेजर्स सब फेडरेशन के पायोनियरिंग वेयरहाउस में रहते हैं। इतना बोलकर वह तुरंत रजिस्ट्रेशन करने मुड़ गया और पीछे मुड़कर बोला, थोड़ा रिस्क लूंगा तो वो कल्टीवेशन पा सकता हूँ जो 50 साल में मिलता। ये तो हेवन का मौका है। मौका मिला तो तुम्हारे लिए भी कुछ पीसेस लाऊंगा। थोड़ी देर बाद जब पायोनियरिंग एरिया जाने के रजिस्ट्रेशन गेट पर पहुंचे, दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया। गार्ड्स बोले, वापस जाओ। सब लोग चौंक गए। क्या? गार्ड्स ने समझाया, ब्लड कॉइल्ड फॉरेस्ट अब रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन ने आदेश दिया है। जगह बहुत डेंजरस है। अभी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ। ऑफिशियल जांच से पहले कोई इंडिविजुअल पायनियर नहीं जाएगा। लोग नहीं माने। बोले, कई टीम्स जाकर वापस भी आ चुकी हैं। हालात बिगड़ते देख गार्ड्स ने एस्ट्रल एनर्जी से सबको सप्रेस कर दिया। अब से पायनियरिंग टीम्स भी नहीं जाएंगी। जो लौटे हैं उन्हें ऑफिशियल्स एक एक कर इंट्रोगेट करेंगे। कोई और प्रॉब्लम? रैंक 9 पावर की दबाव से लोग पीछे हटे। सांस लेना मुश्किल। हम चले जाते हैं। सॉरी ऑफेंड किया, लेकिन मन में असंतोष था। थोड़ी दूर जाकर फिर बातें शुरू। हमेशा अच्छा मौका हमारे हाथ नहीं आता। मैंने माइनिंग के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया, सब गया। तभी एक अजीब इंसान सामने आया। वेस्ट पहना था, बाल लड़की जैसे लंबे। पहचान नहीं पड़ा लड़का या लड़की। उसने मुट्ठी भींचकर गुस्से में कहा, नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन वाले बहुत ज्यादती कर रहे हैं। मेरे दोस्त को मिनरल माइन करने पर पकड़ लिया कि हाथ का मिनरल छीनने के लिए सिवियर टॉर्चर किया, बुरी तरह पीटा। यह सुनकर सभी लोग दंग रह गए। तुम अभी अभी उस वॉर पेट के मालिक की बात कर रहे हो जिसने मिनरल खाया था। क्या कह रहे हो? मिनरल पाने के लिए नर्चरिंग मास्टर ने उसे टॉर्चर किया। ये नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन तो हद कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डेंजर वाला बहाना सिर्फ एक्सक्यूज है? असली मकसद मिनरल पर कब्जा करना है। रेड क्लोक्ड इंसान जोर से चिल्लाया, सही कहा। हेवनली ट्रेजर्स हमेशा ऑफिशियल्स या बड़े फैमिलीज के हाथ ही लगते हैं। इस बार हेवन ने हम जैसे ऑर्डिनरी लोगों को मौका दिया है और वो भी छीना जा रहा है। क्या हम ये गुस्सा सह लेंगे? उसने साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स इस्तेमाल की। लोगों के दिल पर सीधा वार किया, खासकर वो यूथ जो रैंक 6 पर अटका था। भौहें सिकोड़ कर बोला, कैसे सहें? ऊपर वाले सेल्फिश न होते तो हम भी कल्टीवेशन बढ़ाकर पावर हाउसेस बन सकते थे। देखकर कि माहौल उसके हिसाब से बन रहा है, रेड क्लोक्ड बोला, ठीक है, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मुझे एक छोटा रास्ता पता है जो मैनेजमेंट को बाईपास करके शहर से बाहर ले जाता है। मेरे साथ चलो। ब्लड कॉइल्ड फॉरेस्ट जाकर पायनियर कर सकते हो। सुनते ही सब एक्साइटेड। सच में कमाल हो गया। हेवन रास्ता बंद नहीं करता। धन्यवाद। मैं अपने भाइयों को बुलाता हूँ। मैं भी अपनी टीम को कांटेक्ट करता हूँ। तैयारी के दौरान रैंक 6 वाला यूथ उसके पास गया। सच में शुक्रिया। लगा था पूरी जिंदगी सिर झुकाकर कल्टीवेशन करता रहूंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रेड क्लोक्ड कुछ सोचकर बोला, रुको, सोचने दो। मुझे एनबाई कहो। नाम रहस्यमय लगा। असली है या नहीं पता नहीं। सीन बदलता है। नर्चरिंग मास्टर बिल्डिंग के अंदर ब्लियो का प्राइवेट रूम। वो कम्युनिकेशन बंद करके सूपिंग से बात करता है। मैंने अभी पूरे बेस सिटी में बैन जारी किया है। कुछ असर पड़ेगा? सूपिंग बोला, जरूरी नहीं। अगर एनर्जी क्रिस्टल की खबर जानबूझकर फैलाई गई है तो तुम्हारा बैन उल्टा कवर अप समझा जाएगा। बालो बोला, सही है। जब तक लोग क्रिस्टल लाते रहेंगे, चाहे स्लो एडवांसिंग पावर हाउसेज हों या कमजोर लोग, सबको लालच होगा। सूपिंग बीस्ट कैचिंग रिंग पकड़कर बोला, हमें जल्दी सच साफ करना होगा। बालो बोला, मैंने ली गोंगचा और यिंजी से पूछताछ शुरू कर दी है। तुम्हारा क्या प्लान है? सूपिंग बोला, मेरे पास भी कोई है जिससे पूछताछ करनी है। कॉल खत्म होते ही उसने बीस्ट कैचिंग रिंग से रेड बुल डीमन किंग को बाहर निकाला। वो स्तब्ध होकर सूपिंग को घूरता रहा, फिर अचानक मुंह खोलकर उस पर झपटा। शापित इंसान, तुम्हें टुकड़ों में फाड़ दूंगा। लेकिन अब वो किसी केक जैसा था। सूपिंग जब चाहे उसका कोई हिस्सा तोड़ सकता था। उसके हाथ सूपिंग को पकड़ने ही वाले थे। सूपिंग ने नंगे हाथों से पकड़कर मरोड़ा। मॉन्स्टर के पसीने छूट गए। हम इंसान भी सीधे होते हैं। सीधे सीधे बता दो, ये एनर्जी क्रिस्टल्स क्या हैं, कहां से लाए और हमारे साथ क्या करना चाहते हो? बस हल्का सा मरोड़ और मॉन्स्टर के दोनों हाथ टूटकर अलग हो गए। अब वो थोड़ा सतर्क था, फिर भी अकड़कर बोला, शापित इंसान, क्या पहले तुम अपनी ताकत छुपा रहे थे? उसे नहीं पता था कि सूपिंग की ताकत लिमिटेड है। स्टोर के अंदर वो इनविंसिबल होता है। सूपिंग ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे सिर्फ स्टार स्काई क्रैक और एनर्जी क्रिस्टल की सच्चाई चाहिए थी। बोलो, मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे दोबारा मत बुलवाओ। मॉन्स्टर हंस पड़ा। मजाक मत कर। या तो मुझे मार दो या इंतजार करो कि मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊं। वो अपना हाथ वापस जोड़ रहा था, तभी सूपिंग अचानक उछला। उसने उसके सिर को छुआ। मॉन्स्टर चकरा गया। सूपिंग टेलीपोर्ट कमांड इस्तेमाल कर चुका था। उसे मेन स्टोर भेज दिया जहां आना देख रही थी। इस टेलीपोर्ट में 10,000 एनर्जी पॉइंट्स लगे और ये चीज उम्मीद से भारी थी। सूपिंग जमीन पर उतरा।
मॉन्स्टर आधा टेलीपोर्ट हो चुका था। वो घबराकर बोला, ये कैसी चाल है? उसका दिमाग इंसानों जैसा ही था। अचानक स्टोर के अंदर एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर प्रकट हुआ। सबने ऊपर देखा। अना बोली, सूपिंग तुम कब लौटे? कस्टमर्स उत्साहित, वाह ये ह्यूमनॉइड पेट कितना ताकतवर है। बॉस क्या नया आइटम आया है? इंसान खाने वाला मॉन्स्टर मुस्कुराया, इतना ताजा मीट, मजा आ जाएगा। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन अना का वेपन गोल्डन लाइट के साथ उड़कर आया। उसकी आधी बॉडी चकनाचूर हो गई। पता नहीं दोबारा जुड़ भी पाएगी या नहीं। अना गंभीर चेहरे से बोली, कस्टमर्स को तुम्हारे मुंह में मरने देना, ये कौन सा फ्रंटलाइन मार्केटिंग है? लड़की गुस्से में हो तो रेड स्किन्ड बीस्ट से भी खतरनाक होती है। सूपिंग पसीना पोंछते हुए बोला, संक्षेप में ध्यान रखना, इसे मारना मत, इसकी सोल से मेमोरीज निकालनी है। अना के पास एबिलिटी थी, सिर छूकर पेट या इंसान की मेमोरीज पढ़ सकती थी, यहाँ तक कि सोल कंट्रोल भी। आधी बॉडी खोकर रेड स्किन्ड डॉग हेडेड क्रीचर की दहशत कम हो गई। दर्द में था लेकिन चीखा नहीं, बस दांत भींचकर पसीना बहाता रहा। अना की सोड कमाल थी। आर में खून रुक गया पर दर्द कई गुना बढ़ गया। वो दीवार से सट गया। दोनों इंसानों को पास आते देखता रहा। सूपिंग ने उंगली उठाकर इशारा किया, एम्प्लॉई पॉइंट्स की तरफ। अना को सोल एक्सट्रैक्शन करने को कहा, जल्दी करने को बोला, जरूरी था। अना ने हाथ जोड़े, आगे बढ़ी। उसकी परछाई मॉन्स्टर के आधे शरीर पर फैल गई। अना अचानक रुक गई और साफ शब्दों में मना कर दिया, सॉरी, इस बार तुम्हारी बात मानना मेरे लिए मुश्किल है। सूपिंग की भौहें सिकुड़ गईं। उसे पता था कि अना के लिए ये काम कुछ भी नहीं। फिर वो मना क्यों कर रही है? मजबूर होकर सूपिंग ने पूछा, इसका मतलब क्या है? तुम्हारे लिए इस मॉन्स्टर की मेमोरी एक्सट्रैक्ट करना तो आसान होना चाहिए। अना ने हल्की सी बीविचिंग मुस्कान दी, सूपिंग की तरफ नजर घुमाई और बोली, इंडीड, मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। तुम अभी काफी डेस्परेट होकर मेरे पास आए हो और इस डील की बार्गेनिंग पावर तुम्हारे हाथ में नहीं है। सूपिंग चुप रहा, बस थकी हुई नजरों से उस ब्लॉन्ड लड़की को देखता रहा। अना धीरे से अपने टर्म्स रखने लगी, इस बार मुझे 20 पॉइंट्स चाहिए। ये कीमत सूपिंग के ऑफर से 10 गुना ज्यादा थी। अना ने 2 उंगलियां उठाकर समझाया, अब से जो भी काम सिर्फ मैं ही सही तरीके से कर सकती हूँ। जो भी मैटर मेरे पर्सनल एबिलिटीज पर डिपेंड करेगा, उसकी प्राइस हर बार डबल होगी। सूपिंग ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ जवाब दिया, नाइव अना, मैं स्टोर मैनेजर हूँ। एम्प्लॉई रूल्स साफ कहते हैं कि तुम्हें मैनेजर के ऑर्डर्स मानने होंगे। तुम यहाँ टर्म्स निगोशिएट कर रही हो। डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की बातें अना उससे भी बेहतर जानती थी। उसने सिर झुकाकर कामली कहा, स्टोर मैनेजर के ऑर्डर्स मानना सिर्फ पेट स्टोर के बिजनेस के स्कोप में आता है ना? सूपिंग ऑम्निपोटेंट, कंपैशनेट, अल्टीमेट फोर्स। सूपिंग बिल्कुल निरुत्तर हो गया क्योंकि अना सही थी। इस मॉन्स्टर की मेमोरी निकालना स्टोर के बिजनेस से जुड़ा नहीं था। उसी पल सिस्टम भी सामने 2 शब्द दिखाकर जैसे अना का साथ देने लगा। अब अना के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। 2 उंगलियां उठाकर बोली, जब तुम बाहर थे मैंने सूपिंग बीइंग के बनाए रूल्स अच्छे से समझ लिए। मैं सिर्फ स्टोर की एम्प्लॉई वाली हूँ, तुम्हारी पर्सनल सर्वेंट नहीं। सूपिंग अंदर ही अंदर झुंझला उठा। उसने सिस्टम को पुकारा, लेकिन वहां से भी सार्कास्टिक जवाब मिला, होस्ट को जल्दी मैच्योर होना चाहिए और हर प्रॉब्लम में दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और हाँ, सिस्टम को सुप्रीम, ऑम्निपोटेंट, कंपैशनेट, वाइज सिस्टम कहकर संबोध इत करना। सूपिंग को लगा जैसे सिर में तेज दर्द उठ गया हो। उसने कनपटी दबाई और मन ही मन कसम खाई, ठीक है अना, एक दिन तुम्हें मेरा सर्वेंट बनना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अना की मदद चाहिए ही थी। उसका दिमाग तुरंत कैलकुलेशन में लग गया। पहली बार 20 पॉइंट्स, दूसरी बार डबल होकर 40, तीसरी बार 80, सिर्फ 3 बार में टोटल 200 पॉइंट्स। यानी अगर वो खुद मजबूत नहीं बना और बार बार अना पर डिपेंड करता रहा तो जल्दी ही उसे अना को सुप्रीम गॉड डोमेन ले जाना पड़ेगा और उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। और यही वो आउटकम था जिससे सूपिंग हर हाल में बचना चाहता था। सूपिंग के लिए फ्यूचर बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा था। उसकी मजबूरी और मन ही मन किया गया एक्सेप्टेंस अन्ना से छिपे नहीं रहे। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ये एक्सप्रेशन तुम पर काफी अच्छा लग रहा है। उसी वक्त उसका हाथ घूमने लगा। अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए उसने दोनों के बीच एक छोटा सा स्फीयर बना दिया। सूपिंग को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अना समझ चुकी थी कि इस बार डील तय हो चुकी है। वो स्फीयर तेज रोशनी से चमकने लगा और देखते ही देखते एक खतरनाक बीम बनकर उस रेड स्किन्ड डॉग हेडेड मॉन्स्टर की ओर निशाना साध दिया। मॉन्स्टर अपने कटे हुए आर्मपिट को पकड़कर घबराहट में पीछे हटने लगा। उसे अजीब सा डर महसूस हो रहा था, जैसे वो चीज उसे छू गई तो उसका बचना नामुमकिन होगा। लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। गोल्डन बीम सीधा उसकी बल्कि पीठ में जा घुसा, उसे जमीन पर पटक दिया और बॉडी को फ्लोर से पिन कर दिया। चाहकर भी वो उठ नहीं पा रहा था। बेबस होकर उसने अपनी सही सलामत आर्म जमीन पर पटकी और गुस्से में चिल्लाया, हेल्प, हेल्प मी। लेकिन उसकी बॉडी इतनी मजबूती से जकड़ी हुई थी कि वो हिल भी नहीं सकता था और बचाने वाला यहाँ कोई था ही नहीं। अचानक उसके सामने अन्ना का डरावना चेहरा आ गया। उसने अपनी पाम उठाई,
जिसमें गोल्डन एनर्जी घूम रही थी और शांत आवाज में 2 शब्द बोले, सोल एक्सट्रैक्शन। जैसे ही रोशनी मॉन्स्टर के सबकॉन्शियस में घुसी, स्टोर से दूर खड़ा एक लॉन्ग हेड ह्यूमन शेप्ड फिगर अचानक सिहर उठा। ये उस मॉन्स्टर और उसके बीच इंफॉर्मेशन लिंक का सिग्नल था, जिससे उसके सिर में हल्का दर्द उठ गया। उसने तुरंत चेहरा ढक लिया ताकि कोई उसकी अजीब हालत नोटिस न कर सके। उसके साथ चल रहा एक्सप्लोरर पास आया और पूछा क्या हुआ, लेकिन जवाब मिला कुछ नहीं। असल में वो लगभग 100 लोगों की एक्सपीडिशन टीम को लीड कर रहा था। शॉर्टकट से गवर्नमेंट स्क्रूटिनी से बचते हुए स्पेशल रिफ्ट की ओर ले जा रहा था। अब ग्रुप रिफ्ट एंट्रेंस से सिर्फ 100 मीटर दूर था। रिफ्ट से निकलती पिंक लाइट सबके दिल में लालच भर रही थी। फ्यूचर और स्ट्रेंथ बढ़ाने की चाह में हर कोई जल्दी अंदर जाना चाहता था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। उस आदमी ने चेहरा ढकते हुए एक बिविचिंग स्माइल दी। उसे एहसास हो गया था ह्यूमंस की तरफ भी इतने ताकतवर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन उसने अपने काउंटर मेजर्स पहले से तैयार कर रखे थे। प्लान में जरा सा भी क्लू लीक नहीं होने देना था। उसने मुट्ठी भींची और दोनों दिमागों के बीच का हेडेक तुरंत गायब हो गया। इधर सूपिंग की तरफ वो रेड स्किन्ड मॉन्स्टर अचानक टुकड़ों में फट गया। खून ऐसे फूटा जैसे किसी टैंक में छेद हो गया हो। सूपिंग चौंक गया। अना शांत खड़ी रही। उसके बाल और ड्रेस पर खून का एक कतरा भी नहीं पड़ा था, क्योंकि उसने एनर्जी शील्ड एक्टिवेट कर लिया था। दरअसल उस लॉन्ग हेड आदमी ने पहचान लिया था कि कौन मॉन्स्टर की मेमोरी निकालने की कोशिश कर रहा है और सेल्फ डिस्ट्रक्ट करा दिया। सूपिंग ने जमीन पर बचे टुकड़ों को देखा। चेहरे पर साफ इरिटेशन था। 20 पॉइंट्स खर्च हुए और इंटेलिजेंस एक भी नहीं मिली। एना ने हाथ बढ़ाकर जमीन में धंसी स्टाफ को अपनी ओर खींचा और सोचते हुए सूपिंग को याद दिलाया, उनकी स्ट्रेंथ पहले वाले एंट से बिल्कुल अलग है, पूरी तरह सुपीरियर। यानी दुश्मन अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक स्टेज में पहुंच चुका था। एना की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, इंडिफरेंट मगर भरोसे से भरी। वो बोली, उनकी स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी ह्यूमन से काफी ऊपर है, हालांकि अभी भी मेरे लेवल से बहुत दूर। सूपिंग ने शांत मगर चालाक अंदाज में जवाब दिया, मैंने ये पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था। अगर और कुछ नहीं है तो मैं रिफंड अप्लाई करना चाहता हूँ। आखिर वो एक कनिंग मर्चेंट था। पॉइंट्स और पैसे वही खर्च करता था जहां तुरंत रिजल्ट मिले। लेकिन अन्ना भी कम नहीं थी। एक बार पॉइंट्स मिल गए तो क्या वो इतनी आसानी से वापस करने वाली थी? उसने स्टाफ को स्टोरेज स्पेस में रखा और बोली, जल्दी मत करो। कॉम्पेंसेशन के तौर पर मैं अपने 10,000 साल के नॉलेज और एक्सपीरियंस से तुम्हारे एक सवाल का जवाब दे सकती हूँ। सूपिंग सोच में पड़ गया। मतलब 20 पॉइंट्स खोकर एक और सवाल का आंसर मिल सकता है। सिचुएशन हर पल और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी और अगर ऐसे ही चलता रहा तो अना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके उससे अलग भी हो सकती थी। लेकिन हाल ही में जो मामला हुआ था उसने सूपिंग को सच में डेड एंड में धकेल दिया था। ये सब ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से कहीं आगे था। आखिर उसने एक इमेज प्रोजेक्ट की और बोला, हम इसे एनर्जी क्रिस्टल कहते हैं। इसे यूज करने के बाद स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है। बहुत से वॉर पेट मास्टर्स इसके पीछे अपनी जान तक जोखिम में डाल रहे हैं। ये आखिर आता कहाँ से है? मुझे इसका ओरिजिन बताओ। एना ने बस एक नजर डाली और मॉकिंगली हंस पड़ी। क्या माइनिंग और ओर की बात कर रहे हो? क्या तुम एमनीजिया का नाटक कर रहे हो या सच में बेवकूफ बन रहे हो? ये सुनकर सूपिंग गुस्से में आ गया। बकवास बंद करो और बताओ, इस चीज की वजह से लोग मर रहे हैं और ना जाने कितने और मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। उसकी कठोर आवाज सुनकर अना गंभीर हो गई। उसने ठंडे लहजे में कहा, ऐसी ही चीज तुमने हमारे यहाँ काफी सीक्रेटली खाई थी। उसकी आंखों में ठंडक थी, जैसे वो सूपिंग को उसकी चीटिंग वाली याद दिला रही हो। फिर उसने तंज कसा, पहचान नहीं पा रहे हो? सूपिंग उलझन और इरिटेशन के साथ उसे देखता रहा। क्या वो फिर से उसके साथ खेल रही थी? आना ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, या फिर इसे सेम टाइप रिसोर्सेज के बदले एक्सचेंज कर दिया, इसलिए अब पहचान नहीं रहे। अचानक सूपिंग की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। डिवाइन डोमेन में उसने सीक्रेटली सिर्फ एक ही चीज खाई थी। उसके सबकॉन्शियस में अना के शब्द गूंजे और उसे वो दिन याद आया जब उसने एक बड़ा सा गोल्डन स्टोन उठाया था। सिस्टम ने कहा था, इसे एब्जॉर्ब करने पर कॉम्प्रिहेंशन बढ़ेगी, डीमन टाइप और अनडेड टाइप स्टार पेट्स के खिलाफ एडवांटेज मिलेगा और डिवाइन हार्मनी एनर्जी ग्रास्प करने का मौका भी। वो जहरीली घाटियों की लड़ाइयाँ सब जैसे कल की बात लग रही थीं। उसे याद आया एना ने तब कहा था, ये वॉरियर्स की सोल्स का क्रिस्टलाइजेशन है जिसे मदर ट्री को लौटाना चाहिए। इधर डीप डार्क केव में सूपिंग एनर्जी क्रिस्टल्स की ओरिजिन याद करने की कोशिश कर रहा था। उधर एक और जगह रेड ब्लड बह रहा था। लॉन्ग हेड रेड क्लोथ्ड आदमी सैकड़ों लाशों के ढेर पर खड़ा था और हाथ उठाकर जीत का आनंद ले रहा था। अगर गोल्डन स्टोन गॉड रेस वॉरियर्स की सोल से बना था तो उसके हाथ का ब्लू स्टोन क्या इंसानों की सोल से बना था? उसकी मुट्ठी कस गई। हॉरिफाइंग ट्रूथ सामने आ चुका था। उसी वक्त सूपिंग की वॉच पर कॉल आया। दूसरी तरफ ओल्ड बाय का बूढ़ा चेहरा था। कॉल उठाते ही खबर मिली, लग गोंग चिया और यिंजी अचानक एक्सप्लोड होकर मर गए। सूपिंग ने सफाई नहीं दी, बस पूछा, तुम्हारी तरफ भी साइलेंस कर दिया गया? ओल्ड बाय चौंक गया। क्या
तुम्हारा क्लू भी खत्म हो गया। ये किसने किया होगा? सूपिंग ने कैमरा घुमाकर सामने के ब्लड पूल को दिखाया और बोला, अभी पक्का नहीं, मगर इतना क्लियर है कि कोई बड़ी संख्या में वॉर पेट मास्टर्स को ट्रैप में फंसा रहा है। उसकी आवाज नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन हॉल में गूंज उठी। ये एनर्जी क्रिस्टल्स दरअसल वॉर पेट मास्टर्स की कंडेंस्ड लाइफ से बने हैं। ये सुनकर हर तरफ हलचल मच गई। क्या ये संभव है? क्या उसके पास प्रूफ है? ओल्ड बाय ने सबको शांत कराया और सूपिंग से ब्लड पूल के पास ध्यान से देखने को कहा। लगता है अंदर कुछ है, निकाल कर देखो। सूपिंग ने एनर्जी से प्रोब किया और सच में ब्लड पूल में एक सॉलिड ऑब्जेक्ट मिला। निकालने पर वो टैटर्ड मॉन्स्टर स्किन का टुकड़ा निकला। ओल्ड बाय ने ध्यान से देखा और बोला, जब तुम पर एम्बुश हुआ था, यानी सच धीरे धीरे परत दर परत सामने आने लगा था। ओल्ड बाय की आवाज भारी हो गई। क्रिम्सन ब्लड फॉरेस्ट में जो किलर मारा गया था, क्या उसने भी कुछ थॉर्नी टिश्यू पीछे नहीं छोड़ा था? सूपिंग ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, लेकिन उन थॉर्नी टिश्यूज के साइज अलग अलग थे। ओल्ड बाय ने सिर हिलाया और बोला, लू गोंगचा और यिनजी की मौत के बाद भी तुम्हारे बताए जैसा एक थॉर्नी क्रीचर बचा था। तब कंफर्म नहीं कर पाया था, मगर अब इसे देखकर अंदाजा लग रहा है ये बायोलॉजिकल टिश्यूज किसी बहुत बड़े अस्तित्व के हिस्से हैं। उसने गहरी सांस ली। ये एक प्लांट टाइप किंग बीस्ट है, फ्यू किंग्स के बीच का राजा, जिसका नाम है अनदर शोर। उसी पल दृश्य बदलता है। वो भयानक अस्तित्व अपने कांटे फैलाता है और अंदर से लाल चमकती टंग्स की कतारें बाहर आती हैं। हर टंग लाशों को छूती है और वॉर पेट मास्टर्स के कॉर्प्सेस से एसेंस क्रिस्टल खींच लेती है। ग्रीन बैन, फिकल हार्ट, येलो बैन, डिसऑनेस्ट हार्ट, रेड बैन, रेडिश हार्ट, पर्पल बैन, पर्स्ड हार्ट, ऑरेंज बैन, स्टिकी टंग्ड हार्ट, लाइट ब्लू बैन, वॉन्डरिंग हार्ट, डार्क ब्लू बैन, ओवरग्रोन हार्ट। ओल्ड बाई के मुंह से फू किंग्स के किंग बीस्ट का नाम सुनते ही नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन में हड़कंप मच गया। किसी ने चिल्लाकर कहा, इम्पॉसिबल, 4 किंग्स तो अबिस में सप्रेस्ड हैं, वो ब्लू स्टार पर कदम नहीं रख सकते। 4 किंग्स की कहानी तो सिर्फ लेजेंड्स होनी चाहिए थी। लेकिन सूपिंग ने बातचीत से एक शब्द पकड़ लिया, अबिस। उसने दोबारा पूछा, 4 किंग्स हेवनली फेट रेल्म की ताकत रखते हैं, लेजेंडरी लेवल का हाईएस्ट रेल्म। नंगे हाथों से पहाड़ हिला सकते हैं, समुद्र भर सकते हैं। उनके सामने ब्लू स्टार के इंसानों की क्या हैसियत है? ये सवाल सुनकर हॉल में सन्नाटा छा गया। एक सबऑर्डिनेट डरते हुए बोला, लेजेंडरी सूपिंग, आपने गलत समझा। एबिस कोई नेचुरल खाई नहीं है। विल्डरनेस के सबसे उत्तर में 8000 मीटर गहरी आर्टिफिशियल पिट है और उस एबिस के बॉटम में एक स्टारी स्काई रिफ्ट छुपा है। रिफ्ट के उस पार जो प्लैनेट है वही असली एबिस कहलाता है। यानी 4 किंग्स ब्लू स्टार पर कैद नहीं है, बल्कि दूसरे प्लैनेट पर इम्प्रिजन्ड हैं। सूपिंग कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मन ही मन सोचा, स्टारी स्काई रिफ्ट से जुड़े वर्ल्ड्स खुद एक अलग स्पेस बन सकते हैं। इतनी सी बात मैं कैसे भूल गया। उसने तुरंत अगला सवाल किया, लेकिन इस डोर का परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है। सही कहा ना? सबऑर्डिनेट ने सिर हिलाया। सही कहा। इतनी गहरी नेचुरल पिट खुद से नहीं बन सकती। इसी वजह से 4 किंग्स स्पेशल रिफ्ट पार करके ब्लू स्टार पर इन्वेड नहीं कर सकते। रिफ्ट को ढकने के लिए काउंटलेस मैजेस्टिक एनर्जीज से बना सी ऑफ स्टार्स मौजूद है। ये बैरियर ह्यूमन एम्परर के सैक्रिफाइस से बना, जिसने अपनी सारी ताकत लगाकर अर्थ को कंप्रेस कर दिया और सरफेस का शेप बदल दिया। ये बैरियर ही 4 किंग्स को रोकता है। सूपिंग का ध्यान सबसे ज्यादा उसी बैरियर पर गया। उसकी कल्पना ही दम घूंट देने वाली थी। सिर्फ सोचने भर से सफोकेशन महसूस हो रही थी। और अगर इतना सब कुछ सैक्रिफाइस करने के बाद भी, तो आने वाला खतरा कितना बड़ा होगा, का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। सूपिंग ने गहरी सोच में डूबकर कहा, अगर कोई इंसान सच में पहाड़ हिला सके और समुद्र भर सके, तो उसकी ताकत आखिर कितनी भयावह होगी। वो आगे बोला, इस लेवल पर एनर्जी की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतनी भयानक होती है कि स्पेस खुद एक पल में क्रश हो जाए। ओल्ड बाय काफी देर से सूपिंग और सबऑर्डिनेट की बात सुन रहा था। आखिर उसने धीरे से कहा, कहने को तो यही है, मगर चाहे एनर्जी कितनी भी शक्तिशाली हो, एक दिन खत्म हो ही जाती है। और तुम्हारी बात के अनुसार बायर्न नाम का वो अस्तित्व एनर्जी रिफाइन करने की एबिलिटी भी इवॉल्व कर सकता है। वो कुछ पल के लिए चुप हुआ, फिर भारी आवाज में बोला, अगर सिर्फ बायर्न बाहर आया हो तो हालात संभाले जा सकते हैं, मगर मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि 4 किंग्स सील तोड़कर ब्लू स्टार पर आ चुके हों। अकेला बायर्न इतना सब नहीं कर सकता। हॉल में कई लोगों ने घबराकर सांस खींची। एक व्यक्ति तुरंत बोला, अबिस के एंट्रेंस पर 4 लेजेंडरी लेवल वॉर पेट मास्टर्स गार्ड करते हैं। भले ही वो घटना अब लेजेंड बन चुकी हो, मगर वहां आज भी लोग गार्ड पर तैनात रहते हैं। वो दुनिया की सबसे डेंजरस जगहों में से एक है और वहां के गार्डियंस साधारण नहीं हैं।
अगर फोर किंग्स में कोई भी अजीब हलचल होती तो उन्हें पता चल ही जाता। दो वर्ल्ड्स के बीच यूं आना जाना इतना आसान नहीं है। ओल्ड बाय के दृढ़ रवैये को देखकर सू पिंग झिझका। फिर उसने अपना हाइपोथेसिस रखा। उसने धीरे से पूछा, क्या आपका मतलब है कि उन लेजेंडरी वॉर पेट मास्टर्स ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया? सू पिंग के शब्दों के साथ हॉल का माहौल भारी हो गया। सबकी नजर ओल्ड बाय की पीठ पर टिक गई। सू पिंग ने फिर पूछा, सर्वेलेंस कैमरास में जो क्रीचर्स दिख रहे हैं, क्या वो सब बायन जैसे ही हैं? खामोशी ही जवाब थी। इतनी लंबी उम्र जीने वाले ओल्ड बाय जरूर जानते थे उन मॉन्स्टर्स की असली ताकत कहानियों से कहीं ज्यादा भयानक है। दृश्य अचानक अबिस के गहरे तल में बदलता है, जहां सैकड़ों वॉर पेट मास्टर्स की लाशें बिखरी पड़ी हैं। लाल स्लीव वाला एक जाना पहचाना हाथ आगे बढ़ता है। उसके हाथ में ऑरेंज रंग का चिपचिपा पदार्थ है, जैसे किसी ने बबल गम चबाकर थूक दिया हो। वो दोनों हाथों से उसे खींचता है, अपनी ओर लाता है, एक कारीगर की तरह उसे गूंथने लगता है। कांटों से भरी वो थे। म्यूकस स्किन एक स्पेस बैग की तरह थी, जितना खींचो उतना निकलता जाए। आखिर सारा म्यूकस निकालकर उसने खाली शेल जमीन पर फेंक दिया। प्लॉप की आवाज के साथ वो गिरा और धीरे धीरे हिलने लगा। कुछ ही पलों में वो थॉर्नी शेल एक इंसानी चेहरे का रूप लेने लगा, फिर पूरा ह्यूमन बॉडी बन गया। पलक झपकते ही इंसानों की पूरी आर्मी उसके पैरों में झुक गई। उन सबका रूप वही था जो मर चुके वॉर पेट मास्टर्स का था। अब वे सिर झुकाकर अपने क्रिएटर के आदेश का इंतजार कर रहे थे। लाल कपड़ों वाला आदमी धीमे स्वर में बोला, कोई मुझे ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। ये बात मुझे दिलचस्प लग रही है। उसने एनर्जी स्टोन नए बने शरीर को वापस देते हुए फुसफुसाया, जिसने मुझे खोजने की कोशिश की। वो लॉन्ग जांग बे सिटी में है। नए बनाए गए सभी प्राणी बिल्कुल लाइफलेस डॉल्स जैसे थे। उनकी आंखें झपकती भी नहीं थीं। शरीर पर उगे कांटे उन थ्रेड्स जैसे थे जिनसे उन्हें बनाया गया था। समूह ने चुपचाप एनर्जी स्टोन दोनों हाथों से ग्रहण किया। सिर्फ इस पल वे सामान्य इंसान जैसे लगे, क्योंकि उसी क्रिस्टल की बदौलत वे ब्लू स्टार पर जीवित इंसानों का परफेक्ट डिस्गाइज धारण कर सकते थे। और सामने खड़ा वो लाल कपड़ों वाला आदमी अपनी अगली चाल सोचते हुए रहस्यमयी मुस्कान के साथ सबको देख रहा था।